नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, मोदी और राहुल के बीच मुकाबले का आज बड़ा अहम दिन था। आप कह सकते हैं शक्ति प्रदर्शन का एक बड़ा दिन, जहां मोदी जी ने दिल्ली में तकरीबन 37 पार्टियां जोड़ी अपने कुनबे में, यानी बीजेपी प्लस 37 पार्टी, एनडीए मतलब 38 पार्टियों का एनडीए अब हो गया है मोदी और शाह की छतरी के नीचे। उधर राहुल गांधी का शक्ति प्रदर्शन भी कम नहीं था। बेंगलोर में उन्होंने 25 पार्टियां जुटाई, यानी कांग्रेस प्लस 25 पार्टी, 26 पार्टी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का प्रदर्शन तमाम पैसे चकाचौंध के बावजूद, गोदी मीडिया के फोकस के बावजूद फीका था, दम नहीं था। और राहुल गांधी की जो विपक्षी एकता है वो कहीं ज़्यादा मोदी और शाह पर भारी पड़ रही है। अब ये जो बात है, ये सिर्फ हवा में नहीं कह रहा हूँ मैं, आंकड़ों के आधार पर, स्टैटिस्टिक्स के आधार पर आपको मैं साबित करना चाहूँगा। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, जो 37 पार्टियां हैं जो मोदी जी लेके आए हैं, और इन 37 पार्टियों में तकरीबन 25 ऐसी पार्टियां हैं जिनका एक भी सांसद नहीं है लोकसभा में। 7 पार्टियां इसमें ऐसी हैं जिसमें सिर्फ एक सांसद है। अब इसका जो वोट है, अगर आप पिछली बार 2019 का चुनाव देखें तो मोदी जी के साथ जो पार्टियां हैं, इनका टोटल वोट लास्ट टाइम 2.10 करोड़ है। 2 करोड़ 10 लाख, जी हाँ, 2 करोड़ 10 लाख। और उधर राहुल गांधी ने जो पार्टियां जुटाई हैं, जिसमें सारे बड़े नेता हैं, ममता हैं, शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं, केजरीवाल हैं, नीतीश हैं, सारी पार्टियां अपोजिशन की, उन पार्टियों की जो स्ट्रेंथ है इन टर्म्स ऑफ वोट 13 करोड़ से ज़्यादा है। तो एक तरफ मोदी जी के पास जो वोट आया इन पार्टियों की बदौलत 2.10 करोड़, 2 करोड़ कह सकते हैं आप, और राहुल गांधी के पास यानी कांग्रेस के पास जो पार्टी आई 13 करोड़ से ज़्यादा। तो अंतर जो है मोदी और राहुल की इस नई ताकत में 11 करोड़ से ज़्यादा वोटों का अंतर है। पॉइंट नंबर 1। अब मोदी जी के पास तो एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, लेकिन राहुल गांधी ने आज एक नया नामकरण किया। उन्होंने यूपीए को बदल दिया। उन्होंने आज नाम दिया पूरी विपक्षी एकता का, अपोजिशन यूनिटी को उन्होंने आज नाम दिया इंडिया। जी हाँ, इंडिया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका जो सार है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इसका मतलब है इंडिया। और आप यूं कह सकते हैं कि अब जो मुकाबला होने जा रहा है वो एनडीए वर्सेस यूपीए नहीं है, अब मोदी जी के सामने इंडिया है। एनडीए वर्सेस इंडिया, मोदी वर्सेस इंडिया। ये नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया? द अदर पीपल, कैन यू चैलेंज इंडिया? एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है। हर सेक्टर को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इंडिया, भारत, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, उसी को लेके हम आगे जाएंगे। अब राहुल गांधी ने आज ऐसा नाम प्रपोज किया यूपीए का, इंडिया, कि उसी वक्त चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे वो शरद पवार हों, चाहे वो उद्धव ठाकरे हों, चाहे वो नीतीश हों, लालू हों, केजरीवाल हों, सीताराम येचुरी हों, जो भी नेता था उसने इंस्टेंट उसको अप्रूव कर दिया कि क्या साहब, क्या नाम है इंडिया। और इस इंडिया को लेकर अब बड़ा कन्फ्यूजन है भाजपा नेताओं में कि इस इंडिया से डील कैसे करें, कि इस इंडिया की आलोचना कैसे करें, इस इंडिया को कैसे हम कन्फ्रंट करें। और लोग गलतियां कर रहे हैं, और बीजेपी के बड़े बड़े नेता इंडिया के बारे में बड़ा उलूल जलूल बोल रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट उन्हें समझ नहीं आ रहा। इन्हीं को सुनिए पहले। 2-3 महीने के अंदर इनका जो इंडिया है ये टूट फूट करके बिखर जाएगा। 2-3 महीने के अंदर इनका जो इंडिया है ये टूट फूट करके बिखर जाएगा। अब ये बीजेपी के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, मंत्री रहे, ये कह रहे हैं कि इंडिया टूट फूट जाएगा और मोदी जी इंडिया को ध्वस्त कर देंगे। इनको पता ही नहीं है कि ये कह क्या रहे हैं। जी हाँ,
वो अभी भी कांग्रेस को कांग्रेस समझ रहे हैं, यूपीए को यूपीए समझ रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि इसका नाम इंडिया हो गया है, और इंडिया को कुछ कहना इंडिया को आहत करना है। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है राहुल गांधी ने जिस तरह से नामकरण किया है पार्टी का। बहरहाल जो असली सवाल है, द बिग क्वेश्चन ऑफ द डे, कि अगर ये विपक्ष जो है, समूचा विपक्ष एक होता है और आगे बढ़ता है, और ये इंडिया आगे बढ़ता है, ये नया इंडिया अगर आगे बढ़ता है, तो क्या मोदी जी की हार लगभग निश्चित है? क्योंकि एक बात मैंने पहले भी कही, अब फिर दोहरा रहा हूं कि ये जो इंडिया है, इसके पास 62% वोट शेयर है, और ये जो बीजेपी है मोदी जी की, इनके पास जो वोट शेयर है वो 37% है। और कोई भी अरिथमेटिक हो, कोई भी फॉर्मूला हो, 62% को 37% शिकस्त नहीं दे सकता है। अब ये जो अरिथमेटिक है 37% वर्सेस 63%, जिससे घबराए हुए हैं मोदी और शाह, और वाकई राजनीति में अरिथमेटिक की तो कोई काट होती नहीं है। इसलिए ऐसा सुना जा रहा है, आई एम नॉट श्योर, बट ऐसा सुना जा रहा है कि ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स, इनकी जो टीम्स हैं पटना में, उनको अलर्ट किया गया, और हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ बड़े ऑपरेशंस पटना में देखने को मिले। और हो सकता है कि पटना में जब बैठक हो रही थी, उससे पहले जिस तरह से ईडी की रेड मारी गई थी जेडीयू से जुड़े कुछ लोगों को, उस रेड का पार्ट 2 अब देखने को मिले। और ये भी हो सकता है कि चार्जशीट करने के बाद तेजस्वी की भी घेराबंदी होगी। अमित शाह चाहते हैं कि अगर हम बिहार में जेडीयू को तोड़ें या कहीं ना कहीं आरजेडी को डिमोरलाइज करें, तो जो विपक्ष है, उसकी जो एकता है बिहार में, जहाँ सबसे ज़्यादा संकट है बीजेपी को, वो बिखर सकता है। हालांकि महाराष्ट्र में अमित शाह कामयाब नहीं हुए, और शायद टीएमसी को लेकर, ममता की पार्टी को लेकर जो उनका ईडी फॉर्मूला है, वो भी कामयाब होता नहीं दिख रहा है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब वक्त खराब होता है तो दांव उल्टा पड़ता है, और यही हाल आज की तारीख में अमित शाह का है। तो दोस्तों, अब मोदी जी के सामने इंडिया खड़ा है, और ये इंडिया अगर एकजुट हो गया और आगे बढ़ गया, तो क्या फिर मोदी जी पीछे रह जाएंगे? और ये जो बड़ा सवाल है कि इंडिया कैसा होगा, ये इंडिया किस तरह से मोदी से भिड़ेगा, इस इंडिया के पीछे इंडिया कैसे आएगा, ऐसे कई सवाल हैं जिसको आज मैं डिकोड करने जा रहा हूं, क्योंकि इसी इंडिया में अब 2024 का नतीजा छुपा हुआ है, और इसको हम पूरी तरह से डिकोड करेंगे, इसकी तह में जाएंगे हम और टाइगर। और मैं ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लेना चाहता, सीधे हिटिंग द क्वेश्चन, हिटिंग राइट ऑन द डॉट, सीधे इंडिया वर्सेस मोदी। चलते हैं टाइगर के पास। टाइगर, जो पहला सवाल है, ये जो इंडिया है, जो इंडिया बनाया है राहुल गांधी ने, अभी तक यूपीए कहते थे, कोई एनडीए कहते थे, अब तो ये इंडिया बनाम मोदी है। इंडिया वर्सेस मोदी, इंडिया वर्सेस गुजरात लॉबी, इंडिया वर्सेस मोदी एंड शाह, इंडिया वर्सेस बीजेपी। ये आपको क्या लग रहा है? चक दे इंडिया टाइप है कुछ? चक दे इंडिया टाइप भी है, और ये इंडिया इसलिए भी है दीपक भाई कि पूरे इंडिया का रिप्रेजेंटेशन है, दक्षिण भारत से लेके ऊपर तक, जब मतलब तमिल कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, और यहाँ से पठानकोट से लेके बंगाल तक, सभी राजनीतिक राज्यों का इकट्ठा होना है, समावेश है। देखिए, दो चीजें मैं दिखा देता हूँ। 17 तारीख की डिनर और 18 तारीख की मीटिंग है, बहुत पहले ये बेसिकली वही तय हो गया था जब पटना में मीटिंग हुई थी। क्या आपने कभी जीवन में, मतलब 2014 से लेके आज तक, एनडीए की कोई मीटिंग सुनी है आपने? सत्ता पक्ष है, जब अटल जी के टाइम पे भी एनडीए होता था और एनडीए की मीटिंग्स होती थी, यूपीए के टाइम पे भी यूपीए की सरकार थी और यूपीए की मीटिंग होती थी, जब यूपीए सत्ता में नहीं है फिर भी मीटिंग होती थी, जो घटक दल महाराष्ट्र में है या बिहार में है, जहाँ सरकारें है साझा में, वहां पे लोग इकट्ठा होते थे। ऐसा क्या मजबूरी पड़ गई है इस वन मैन आर्मी को कि अब इसको सिपा सलारों की जरूरत पड़ी है? और फिर 18 तारीख को तुम, तो 18 तारीख को हम भी, वही डेट पे, और फिर नंबर के आपके पास 26 तो मेरे पास 38 जी। लेकिन ये 26 और 38 का फर्क कितना है?
जी। मैं ये बराबरी का मानता हूं, ये आंकड़े पे मत जाइए। जो 38 आज दिल्ली अशोका होटल में खाना खा रहे थे, हाँ, जो 38 उनमें से पार्टियां हैं। हाँ, उनमें से भाजपा यदि निकाल दी जाए तो बाकी बची हुई 37 पार्टियों का पिछले लोकसभा चुनाव का वोट जो था मात्र 2 करोड़ 10 लाख है। 2 करोड़। 10 लाख। जी। और 26 में से कांग्रेस को निकाल दिया जाए, क्योंकि बड़ी पार्टी कांग्रेस है वहां पे, जी हाँ जी। और बाकी बची हुई 24 जो है उनका वोट का टोटल 13 करोड़ 10 लाख आता है। जी। 13 कांग्रेस करोड़। के पास 12 करोड़ है, 12 करोड़ और 13 करोड़ 25 बन जाता है। इधर जी जी। इधर बीजेपी के पास 22 करोड़ है और 2 करोड़ का हेल्प है, तो उनका 24 करोड़ हो जाता है। जी तो कुल मिला जी के जी। आप 38 पे मत जाइए, आप जाइए वोट पे, कितने वोट किसके पास है। टाइगर, आपने एक बड़ी बात कही कि मोदी जी को आखिर जरूरत क्या पड़ गई। 9 साल उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल उनका पूरा हो रहा है, 10वें साल में प्रवेश कर चुके हैं वो। 10 साल में उनको ये क्यों याद आया कि भाई अब एनडीए पर भी ध्यान देना है, साथियों और साझेदारों, यानी जिन साझेदारों को मोदी जी ने छोड़ दिया, नीतीश को ड्रॉप कर दिया, उधर बादल को ड्रॉप कर दिया, पहले टीडीपी को ड्रॉप कर दिया था, फिर उद्धव ठाकरे को उन्होंने जिस तरह से पीठ पे छुरी भोंकी है, वो तो मैं उस पर तो बाद में आऊंगा। जो असली सवाल है टाइगर, कि अब क्योंकि अपोजिशन यूनाइटेड हो रही है, आपने देखा पटना की मीटिंग बहुत सक्सेसफुल हुई, बैंगलोर की मीटिंग बहुत सक्सेसफुल हुई, केजरीवाल को मना लिया गया है, आगे की मीटिंग महाराष्ट्र में होनी है और महाराष्ट्र की डेट अनाउंस होने वाली है। उद्धव ठाकरे ने अनाउंस कर दिया कि हम तीसरी मीटिंग करेंगे, कमेटी बनाएंगे। ये सब तो ये ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लोग कह रहे हैं कि ये जो बार बार विपक्ष की मीटिंग हो रही है, विपक्ष में एकता बनी हुई है, जोश बना है, तो ऐसा लगता है जैसे चाणक्य की छाती पे कोई मूंग तल रहा हो, और चाणक्य जो है वो अब बहुत बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अपने करियर का सबसे बड़ा ऑपरेशन वो करने चाहते हैं, जहां वो जेडीयू को तोड़ना चाहते हैं, आरजेडी को तोड़ना चाहते हैं। जिस तरह महाराष्ट्र को बर्बाद किया है, उसी तरह चाणक्य चाहते हैं कि बिहार को भी हम बर्बाद करेंगे, हम बिहार को भी जीतेंगे, महाराष्ट्र को भी जीतेंगे। यानी ये जो विपक्षी एकता है, इसको पार्टी के थ्रू तोड़ना चाहते हैं। आपको लगता है कि ये जो ईडी और इनकम टैक्स की जो स्ट्रैटेजी है, जो दांव खेलने जा रहे हैं चाणक्य, उसका क्या असर होगा? वो शस्त्र अब नाकाम हो गए। आप जेडीयू में किसको डराएंगे? लोगों पे रेड चल रही है, लोग भोग रहे हैं। आरजेडी में तो लालू यादव सजा काट रहे हैं, लोग जेल जाने को तैयार है। क्या ममता के लोग जेल नहीं गए हैं? क्या शरद पवार के लोग जेल नहीं गए हैं? जो डर गया वो मर गया। ये सलीम जावेद का डायलॉग राजनीति में बहुत कारागार है। आज के जो दौर ईडी से में डर गया वो मर गया, क्योंकि जब आप ईडी से सरेंडर होते हो तो फिर आप सब कुछ खो देते हो, आप आत्मसम्मान खो देते हो। क्योंकि जिस पार्टी को आप लगातार गाली दे रहे थे, आज आप उसके गोद में जाके बैठे हो, क्योंकि आपको डर है कि मेरी संपत्ति चली जाएगी। 1400 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सीज हुई है अजित पवार की। जिस फ्लैट में प्रफुल्ल पटेल रह रहे हैं, वो कोर्ट के परमिशन से रह रहे हैं, क्योंकि वो फ्लैट जिसमें वो रह रहे हैं वो सीज हुआ है ईडी ने किया। हाँ, इकबाल मिर्ची वाला केस है, गैंगस्टर वाला। तो ये जब इस मामले में जो लोग फंसे हैं, तो क्या जनता मूर्ख है? वो जानती नहीं है कि आप क्यों गए बीजेपी में। आपने अकूट जो धन संपत्ति भ्रष्टाचार से इकट्ठा की, उसको सुरक्षित रखने के लिए आप बीजेपी में गए। क्या है, चोर के हाथ में यदि चाबी दे दो तो तिजोरी ठीक रहती है। तो इन्होंने चोर के हाथ में चाबी दे दी और अपनी काला धन सुरक्षित कर लिया, यही किया है। तो इससे विधायक मिल सकते हैं, वोट शेयर जनता नहीं। समर्थन, जन समर्थन नहीं मिल सकता। महाराष्ट्र में क्या हुआ? शिवसेना टूटी, उसके बाद तो शिवसेना घर बैठनी चाहिए थी। क्यों शिवसेना का स्टेक बढ़ गया? क्यों सर्वे शिवसेना को ऊपर बता रहे हैं? क्यों बाई इलेक्शन पे शिवसेना आगे है, विधान परिषद में आगे है, लोकल बॉडीज में आगे है? क्योंकि जनता उनके साथ है। शरद पवार को आपने तोड़ा, शरद पवार को आपने उसकी पार्टी तोड़ के महाराष्ट्र के हर मतदाता का मराठी अस्मिता को छेड़ा है। ये गुजराती वर्सेस मराठी हो गया है, तो आपको वहां लॉस है। आप बंगाल में दीदी के आपने 34 एमएलए तोड़े थे, दीदी फिर उभर के आ गई। आप बिहार में प्रयास करेंगे
जो थोड़ा बहुत वजूद बचा है वो भी नष्ट हो जाएगा। नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि इस वक्त इट्स टू लेट, अमित शाह के लिए देरी हो गई है, अब बहुत उनका ईडी का कार्ड नहीं चलना है, आप ये बिल्कुल नहीं कहना चल चाह रहा रहे है, हैं? बिल्कुल नहीं चल रहा है। ये कार्ड पहले चलना चाहिए था, अगर चलते तो नहीं साल भर पहले, 2 साल। देखिए, दो टाइप के लोग होते हैं, जो राजनीति में हेड ऑन लेते हैं, जिनको जो जमीन से जुड़े होते हैं, जिनको पता होता है कि मैं जनता मेरे साथ है, तो वो जेल में जाने से नहीं डरते, वो ईडी से नहीं डरते। उनको पता है कि ये संपत्ति आज कुर्क भी कर लेंगे तो उनके बाप को कल छोड़नी पड़ेगी। जी दूसरे टाइप के लोग होते हैं, उनको जी लगता है कि ये जो है, यदि आज मैंने ये खो दिया तो जनता तो मेरे साथ है ही नहीं, जी तो संपत्ति भी चली जाएगी, सीट भी चली जाएगी और मैं जेल में जाऊंगा। इससे अच्छा है कि सीट बनी रहे, संपत्ति बनी रहे, भले ही मैं जनता से नकारा साबित हूं और आने वाले चुनाव में मेरा भट्टा बैठ जाए। जी। टाइगर, आप जो कह रहे हैं कि अगर अमित शाह या मोदी का अब ईडी का कार्ड नहीं चलेगा, सीबीआई का कार्ड नहीं चलेगा, अब बहुत देर हो चुकी है, अब चंद महीने बचे हैं, तो अगर ऐसा सिनेरियो है कि जहां अमित शाह पार्टी नहीं तोड़ पाएंगे, अमित शाह अब तोड़फोड़ नहीं कर सकते, यानी अब विपक्ष एकजुट होकर लड़ेगी, और जैसा कि आंकड़े बताते हैं कि विपक्ष के पास तकरीबन 63% वोट है और बीजेपी के पास 37% वोट है, यानी जो अरिथमेटिक है वो अमित शाह के फेवर में बिल्कुल नहीं जा रही, मोदी जी के फेवर में बिल्कुल नहीं जा रही। तो अगर ये विपक्ष यूनाइटेड रहा, सब लोग एक रहे और आगे बढ़े, यानी इंडिया आगे बढ़ा, जो उसका नाम है इस वक्त, इंडिया अगर आगे बढ़ता है, तो आपको 2024 का सिनेरियो क्या दिखता है? मोदी फिर इस इंडिया के सामने कहां खड़े हैं? बिल्कुल बिलो 200, 200 के आसपास या 200 के नीचे। सिर्फ इंडिया बनना या अपोजिशन इकट्ठा होने की बात नहीं है दीपक भाई, फैक्टर्स देखिए आप। 2014, 2019 कांग्रेस बिल्कुल नाकारा थी, लीडरशिप क्राइसिस थे, कांग्रेस में कोई यूनाइटेड नहीं थे, कार्यकर्ता हतोत्साहित थे, राज्य पे राज्य हार रहे थे। बाद में 2-3 राज्य जीत गए, फिर वहां पे सत्ता परिवर्तन हुआ। कर्नाटक में एक गेम किया, वो भी फंस गया, लोग टूट रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस में जो बूस्टर डोज लिया है, नेतृत्व स्थापित हो गया है, संगठन पे कसावट आई है, और हिमाचल कर्नाटक जीतने के बाद जो उत्साह हुआ है, वो उत्साह आपको छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में दिखाई देता है, राजस्थान में दिखाई देता है। जो आपसी विवाद थे, छत्तीसगढ़ का मिट गया है, राजस्थान का समाप्त हो गया है। दूसरी ओर जो बाकी विपक्ष की पार्टियां थी, जो कांग्रेस को नाकारा समझती थी और कांग्रेस को दूर रखती थी, वो कांग्रेस के पास आ गई, और कांग्रेस ने भी मैच्योरिटी दिखाते हुए अकोमोडेटिव नेचर दिखाई है। कांग्रेस को नीतीश के घर जाने में शर्म नहीं आती, कांग्रेस शरद पवार के घर जाने में शर्म नहीं आती। कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने आज कहा है, खड़गे जी, कि प्रधानमंत्री पद की लालच कांग्रेस को नहीं है, मतलब प्रधानमंत्री हमको चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन भी नहीं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस अकोमोडेटिव हो गई। बाकी जो क्षेत्रीय दल थे, उन्हें एक बात समझ में आ गई कि बीजेपी हमें समाप्त करने पे तुली हुई है, अपना वजूद यदि अपने को रखना होगा तो एक साथ रहना होगा। ये एक साथ, ये फैक्टर्स है। और दूसरी ओर तो इसका मतलब जो का हिंदुत्व का कार्ड ढीला पड़ना, नरेंद्र मोदी का ब्रांड धीरे धीरे कमजोर होना, हिंदुत्व का कार्ड नहीं चलना, बेरोजगारी, महंगाई अपने जगह पे होना, लोग खुल के बोलते हैं, पार्टी में विभाजन है, पार्टी में बहुत फ्रैक्शंस है, अब लोग बोलने भी लगे हैं राज्य के स्तर पे, राज्य के क्षेत्र आपके हाथ से निकल गए हैं। ये सारी बातें यदि आप कंबाइन इफेक्ट करो, टोटल कोलाज यदि बना के देखे, तो बीजेपी बहुत ही वीक पोजीशन पे आज है। आपको क्या लगता है कि मोदी और शाह स्थितियों को समझ नहीं पाए, अंडर एस्टिमेट किया अपोजिशन को, या कहीं ना कहीं सत्ता में इतने मदमस्त थे, या अहंकार इतना ज्यादा था कि उनको नीचे कुछ दिख नहीं रहा था कि उनके नीचे ये जो विपक्ष धीरे धीरे एक छत के नीचे आ रहा है? क्या सिचुएशन को आज से 3-4 महीने पहले अमित शाह और मोदी भांप नहीं पाए, या आप कह सकते हैं कि भक्तों की टोली और उस टोली का जोश के कारण
कहीं ना कहीं एक अलग ही दुनिया में रह रहे थे मोदी और शाह। नरेंद्र मोदी जी ने जैसा गुजरात चलाया वैसा ही भारत चलाने का प्रयास किया। वो भूल गए गुजरात माने भारत नहीं है, एक विशाल देश है, अलग अलग भाषाएं हैं, अस्मिताओं से जुड़ा हुआ है। उन्होंने गुजरात में क्या किया? विपक्ष को नेस्तनाबूद किया। अपने पार्टी में जो विरोध था उसको घर बिठाया, जो विपक्ष का दल था उसको गोद में बिठाया और लगातार 15 साल सत्ता में रहे। ये यहां करने गए, हो नहीं पाया। और जैसा कि उन्होंने गुजरात में किया, जो साथ नहीं देता उसको समाप्त कर दो। उसी चक्कर में उन्होंने शिवसेना तोड़ी, नेशनल कांग्रेस पार्टी तोड़ी, फिर आरजेडी और यूनाइटेड जनता दल जेडीयू का गठबंधन था वो तोड़ा, कर्नाटक में सरकार तोड़ी, गोवा में लोग तोड़े, मध्य प्रदेश में लोग तोड़े। यदि आप नहीं आते तो मैं तोड़ दूंगा। ये एक्सपेरिमेंट एक बार आपका सक्सेस हो गया, क्योंकि आप सत्ता के कितने लालची है ये लोगों ने देख लिया। अब आपको लोगों ने कर्नाटक में इस लायक छोड़ा ही नहीं कि आप लोगों को तोड़ के सरकार बनाओ। मध्य प्रदेश में भी यही हालत होंगे। गैप इतना ज्यादा होगा कि आप इधर से उधर से तोड़ने का सोच भी नहीं सकते। आपके ये तोड़ो और राज करो, जबरदस्ती सत्ता लोगों ने नहीं दी तो भी जबरदस्ती सत्ता कब्जा हो, इसका रास्ता जनता ने ढूंढ लिया। जो हिमाचल प्रदेश में भी वन वे दिया, हिमाचल प्रदेश में भी आप तोड़ के सरकार नहीं बना सकते आज। ऑपरेशन कमल करने की जगह ही नहीं रखी है। जी टाइगर, आपकी बीजेपी के कई नेताओं से बात हो रही है, बड़े नेता हैं, मंत्रियों से बात हो रही है। बीजेपी के भीतर अगर हम कमरा बंद कर दें, अगर हम मोबाइल किनारे रख दें, तो वो मंत्री आपसे क्या बोलते हैं? वो जो उनके एमपीज हैं मोदी जी की पार्टी के, वो क्या बोलते हैं? माहौल क्या है बीजेपी के अंदर? माहौल भयावह है। क्या महाराष्ट्र के सांसद या महाराष्ट्र के मंत्री ये नहीं जानते कि महाराष्ट्र में कबाड़ा हो चुका है पार्टी का? लेकिन बोलेगा कौन? जो बोलेगा वो विलन बन जाता है, उसका समाप्त। तो सब चुप है, इंतजार करते हैं पार्टी कब डूबेगी, तब हम बोलेंगे कि देखो तुम्हारी वजह से डूबी। हम बोल रहे थे कि ऐसा मत करो। क्या संघ के जो सुप्रीमो है मोहन भागवत जी, उन्होंने भोपाल में आज से 1 साल पहले नहीं कहा था कि दूसरे पार्टी के लोग जो बीजेपी में आ रहे हैं उससे क्या बीजेपी की विचारधारा बनी रहेगी? उन्होंने भी इंडिकेशन दिया था। क्या उसके बाद काम रुका है? नहीं। हर जगह बीजेपी के लोग पीछे रह गए हैं और बाहर। आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र में पूरी बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ अजित पवार के लड़ रही थी। आज वो अजित पवार उप मुख्यमंत्री बन के बैठा है और जो लोग लड़ रहे थे, जिन्होंने पार्टी खड़ी कर दी, अब वो उप मुख्यमंत्री के नीचे काम करेंगे। जी, इससे ज्यादा अपमान कोई कार्यकर्ता या नेता तो क्या हम इसको माने कि बीजेपी में कई ऐसे बड़े लीडर हैं जिनको आरएसएस की बैकिंग है, जो मौके की तलाश में है कि एक मौका मिले तो हम, ये जो गुजरात के दो नेता हैं जिन्होंने पार्टी को कब्जे में कर लिया है, सिस्टम को कब्जे में कर लिया, इनसे निजात पाए? क्या बीजेपी के अंदर भी कुछ एक मोदी को लेकर और शाह को लेकर मतलब लोग हैं जो ताड़ लगा के बैठे हैं, घात लगा के बैठे हैं, मौके का इंतजार कर रहे हैं? आप जब राज्य में जाते हैं किसी और बीजेपी के किसी नेता को, ऑफिस बेरर को या किसी विधायक से बात होती है, तो वो कहती कि सर ये हमको कैसे समझ रहा है, आपको समझ रहा है, कई लोगों को समझ रहा है, इन दोनों को क्यों नहीं समझ रहा है? ये बात ये लोग कहते हैं। हर राज्य में बीजेपी के नेताओं को, अब देखिए राजभर को लिया, क्या योगी आदित्यनाथ को कॉन्फ्रेंस में लिया? नहीं पूछा उनसे, योगी से। क्या बीजेपी के बाकी नेताओं के, राज्य के नेताओं को पता था कि राजभर आएंगे? मुझे तो लगता है नड्डा को भी नहीं पता होगा। अरे नड्डा जी को क्या पता? देवेंद्र फडणवीस ने पूरी सरकार बनाई और उनको यही पता नहीं था कि सरकार क्या है कि नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने मुख्यमंत्री अनाउंस कर दिया और कहा कि बीजेपी बाहर से समर्थन करेगी। टेलीविजन के माध्यम से उनको समझ में आ गया कि उनको भी बनाया गया है उप मुख्यमंत्री। जब आप ऐसा खेलोगे तो फिर देखिए, आप दिल्ली से राज्यों की राजनीति नहीं कर सकते।
जब तक राज्यों के क्षेत्रफल को आप विश्वास में जी। नहीं लेंगे। क्या नहीं। राजस्थान में वसुंधरा जी के बगैर आप सत्ता में आने का सपना भी देख सकते हैं? नहीं देख सकते। जी। लेकिन आपने अभी तक वसुंधरा का नाम नहीं डिक्लेयर किया। क्यों नहीं डिक्लेयर किया? क्या डर है आपको? जी। मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। क्या हुआ हिमाचल में? क्या हुआ कर्नाटक में? और यदि इन दोनों राज्यों में हो गया तो फिर आप क्या ये एक्सेप्ट करेंगे कि मोदी जी का चेहरा नहीं चल रहा है? जी। आप क्यों कहते हैं कि मोदी जी के चेहरे पे लड़ेंगे? जी। राज्य में राज्य को क्षेत्र चाहिए, रबर स्टैंप नहीं। जी। जी। और जहां आप रबर स्टैंप देते हैं वहां फिर महाराष्ट्र की जैसी हालत हो जाती है। जी। जिस नेता को राज्य की नब्ज ही पता नहीं है, वो जब आप जी। उसको मुखिया बना के भेजते हैं तो फिर वो कुछ भी, मतलब बंदर के हाथ में वस्तुरा दिया तो वो कितनों को जख्मी करेगा और खुद को भी कितनी बार मार लेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। कोई जी। गिन के बता नहीं सकता। टाइगर, लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सही बात है जो आपने जिस तरह से अपने डिस्कशन में जो पॉइंट्स आपने रखे, एक चीज क्लियर होती है कि मोदी और शाह बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में, बहुत मुश्किल विकेट में ये दोनों गुजराती नेता खड़े हुए हैं जिनके हाथ में पार्टी भी है और सिस्टम भी है। अगर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 करते हैं, यानी असम, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, एक यात्रा और करते हैं, वो भारत जोड़ो पार्ट 1 की तरह एक दूसरी यात्रा निकलती है, 3-4 महीने चलती है, तो आपको क्या लगता है कि ये मुसीबतें और बढ़ जाएंगी? क्या खेल फिर मोदी और शाह के लिए और मुश्किल हो जाएगा? अभी एनडीए की मुसीबतें और बढ़नी ही है। जैसा जैसा विपक्ष एक होगा, विपक्ष की स्ट्रेटेजी होगी, 1-to-1 मार्किंग में यदि 250 सीटें फाइनल नहीं, अगर पार्ट 2, अगर ये यात्रा पार्ट 2 निकली तो फिर क्या होगा? यकीनन पार्ट 1 से ज्यादा पार्ट 2 में मजा आएगा, क्योंकि पार्ट 1 के रिजल्ट लोगों ने देख लिए। तो पार्ट 2 में अब उनको मेहनत कम करनी पड़ेगी, बड़ा खेल होगा। बड़ा खेल होगा। जी टाइगर, आपने कुछ सवाल रखे और एक चीज आपने कहा कि अब हालात ये हैं कि अमित शाह का सीबीआई कार्ड और इनकम टैक्स और ईडी का कार्ड बिल्कुल तरह से फेल हो रहा है, क्योंकि समय निकल चुका है उनके हाथ से, चंद महीने बचे हैं और 2024 में ये जो आमने सामने मुकाबला होना है, मोदी जी के आगे इंडिया है, इंडिया खड़ा हुआ है। इस इंडिया से कैसे निपटते हैं मोदी और शाह, ये देखने वाला होगा। बहरहाल एक चीज तय है कि एक बहुत मुश्किल स्थिति से, एक मुश्किल दौर से मोदी और शाह गुजर रहे हैं। अब उन्होंने सिचुएशन को अंडरमाइन किया, उन्होंने अपोजिशन यूनिटी को अंडर एस्टिमेट किया, ये तो वक्त ही बताएगा। टाइगर, आप आए और आपने समय दिया, बहुत बिजी शेड्यूल आज आपका था, उससे आपने समय निकाला हमारे ऑडियंस के लिए। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।